हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास पारिक आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद विकास पारिक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी चर्चा जो चल रही थी वो उच्च न्यायालय से संबंधित बातों पर कर रहे थे। काफ़ी चीज़ों का अध्ययन कर चुके थे उच्च न्यायालय से संबंधित। आज उसी क्रम में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित बातों पर हम चर्चा करेंगे। क्या है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, कैसे होती है इनकी नियुक्ति, कौन से न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है, ऐसी कई बातें हैं जिनकी चर्चा आज इस क्रम में करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, एक व्यवस्था अपनाई जाती है और इस व्यवस्था को कॉलेजियम व्यवस्था कहा जाता है, जिसकी चर्चा हम सर्वोच्च न्यायालय में विस्तार से कर चुके हैं। यहाँ मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा। विस्तार से यदि इस कॉलेजियम व्यवस्था को आपको देखना है तो आप सर्वोच्च न्यायालय के टॉपिक में जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम शॉर्टली इस चीज़ को देखेंगे कॉलेजियम व्यवस्था है क्या। ये हमारे संविधान के अंतर्गत एक व्यवस्था को अपनाया गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। हम पहले एक बार उच्चतम न्यायालय की चर्चा कर लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये नियुक्ति जो की जाती है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई की होती है, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश की। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति प्लस सीजेआई तथा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। अब ये वरिष्ठतम का मतलब क्या होता है? न्यायालय के अंतर्गत न्यायाधीशों में सीनियरिटी होती है कि पहले किसका नियुक्त किया गया, पहले किसको, सेकंड पर कौन नियुक्त हुआ, थर्ड पर कौन नियुक्त, तो इनकी एक सीनियरिटी होती है। वरीयता क्रम होता है, ऊपर से घटते से बढ़ते से घटते क्रम में पहले नंबर पर पहला न्यायाधीश, फिर उसके बाद नियुक्ति में दूसरा, फिर तीसरा, इस प्रकार से घटते हुए जाते हैं। आगे वाले हटते जाते हैं और पीछे वालों की नियुक्ति चलती रहती है। तो राष्ट्रपति सीजेआई की नियुक्ति करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। हम उच्चतम न्यायालय देख रहे हैं अभी, ये ध्यान रखना, अभी हम आएंगे उच्च न्यायालय पे दोबारा से। सीजेआई की नियुक्ति करता है और सीजेआई के साथ मिलकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ मिलकर राष्ट्रपति प्लस 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक पैनल बनाया जाता है। ये पैनल सीनियरिटी के हिसाब से नामों को प्रस्तावित करते हैं और उन प्रस्तावित नामों पर राष्ट्रपति के द्वारा मोहर लगाई जाती है और उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। तो कौन होते हैं वो लोग? बात ये आती है, वो लोग ये होते हैं, उच्चतम न्यायालय में वो न्यायाधीश बनते हैं जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर रह चुके हों, जो हम योग्यताएं देख चुके हैं। जो न्यायाधीश उच्च न्यायालय में पद पर रह चुका है, 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर रह चुका हो, उन्हें बनाया जाता है उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत न्यायाधीश। ठीक है, इस बात को समझें हम। और ऐसे लोगों का, यानी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों को एक लिस्टेड किया जाता है। ये पैनल उनका नाम राष्ट्रपति के सामने प्रस्तावित करते हैं और उनको उच्च न्यायालय से उठाकर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन अब बात होगी उच्च न्यायालय, इसमें क्या होता है?
उच्च न्यायालय का जो सीजेआई होता है, हम कह सकते हैं, सीजेआई तो नहीं कह सकते हम उसको, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं अर्थात मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से। उसके पश्चात यहां पर वही पैनल बनेगा जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, राज्यपाल होंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, और जो न्यायाधीश जिला न्यायालय में, जिला व सत्र न्यायालय में, हालांकि संविधान के अंतर्गत जिला न्यायालय शब्द नहीं है, सेशन कोर्ट ही आता है, लेकिन जिला एवं सत्र न्यायालय में जो न्यायाधीश पद पर कार्य कर रहा है 10 वर्ष तक, या उच्च न्यायालय में जो 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका है, वकालत कर चुका, योग्यताएं देख चुके हैं, उनके नामों को प्रमोट किया जाता है और उन्हें सेशन कोर्ट से उठाकर हाई कोर्ट में पहुंचाया जाता है। तो नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो कॉलेजियम व्यवस्था के तहत ही होती है। बीच में सरकार ने प्रयास किया था कि इस व्यवस्था को वो अपने हाथों में ले ले, यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका को अपने हाथों में अपने अधीन करना चाहती थी, लेकिन न्यायाधीशों ने, वकीलों ने इस बात का विरोध किया। हालांकि ये कॉलेजियम व्यवस्था भी सही नहीं है, क्योंकि अपने उत्तराधिकारियों का चयन ही खुद करते हैं, खुद न्यायाधीश ही आने वाले न्यायाधीशों का चयन करेंगे। हालांकि ये प्रक्रिया भी सही नहीं है, लेकिन बजाय उस प्रक्रिया के जिसके अंतर्गत सरकार, कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका इस बात को अपने हाथों में ले ले कि हम न्यायाधीशों का चयन करेंगे, यानी न्यायपालिका को अपने अधीन करने की कोशिश की गई थी। ऐसी स्थिति में इस बात का विरोध हुआ, क्योंकि आप इसको सोच सकते हैं, जो व्यक्ति किसी का निर्माण करेगा, विनाश करने का भी, यानी समाप्त करने का भी अधिकार उसके पास होगा। आप सपोज कीजिए किसी न्यायाधीश की नियुक्ति, ए नामक न्यायाधीश की नियुक्ति किसी सरकार ने कर दी, यानी इसको नियुक्त करने का अधिकार इसके पास है। जब नियुक्त का अधिकार इसके पास है तो इसे हटाने का अधिकार भी इसके पास होगा। ऐसे में क्या ये जो ए नाम का न्यायाधीश है, क्या सरकार के खिलाफ बोल पाएगा? नहीं। कारण है उसे मालूम है मुझे निर्मित करने वाला यही है, अगर मैंने इसके खिलाफ कुछ कहा तो मुझे अपदस्थ किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। हमारे संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र घोषित किया गया है ताकि उसके सामने हर कोई समानता के रूप में कार्य कर सके, वो खुद समानता के तहत कार्य करे। यही कारण है कि कानून की देवी की आंखों पर पट्टी बांधी गई है कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। कानून अंधा इसीलिए रखा गया है, इसीलिए नहीं कि वो गलत निर्णय दे रहा है, अभी तो कानून को अंधा इसलिए रखा गया है, उसकी कानून की आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी गई है कि अदालत में खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, चाहे राष्ट्रपति पद पर हो, चाहे प्रधानमंत्री पद पर हो या किसी भी अन्य पद पर, न्यायालय में खड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति एक समान है। यदि कोई अपराध राष्ट्रपति ने किया है और वही अपराध किसी आम आदमी ने किया है, तो राष्ट्रपति को भी वही सजा होगी जो आम आदमी को होती है, और आम आदमी को भी वही सजा होगी जो राष्ट्रपति को हो रही है। अर्थात कानून की नजरों में हर कोई समान है। इसीलिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया ताकि सरकार न्यायपालिका को अपने अधीन ना कर पाए। तो इसके बारे में मैं विस्तार से जानकारी पिछली वीडियो में दे चुका हूं, इसलिए मैं शॉर्ट में चल रहा हूं। बात इतनी सी आती है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था के तहत की जाती है। आइए बात करते हैं अगला टॉपिक, कार्यकाल। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल नहीं होता। ध्यान दीजिए, इनका कार्यकाल नहीं होता है, अपितु सेवानिवृत्ति की आयु होती है। ये विशेष चीजें, इसको ध्यान रखना आप। राजनेताओं के लिए विधायिका और कार्यपालिका, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये राजनेताओं में शामिल है।
इनका होता है कार्यकाल, जबकि न्यायपालिका राजनेताओं में शामिल नहीं है, इसलिए इनका कार्यकाल नहीं होता, अपितु सेवा निवृत्ति की आयु रखी गई है। और जो सेवा निवृत्ति की आयु रखी गई है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 62 वर्ष रखी गई है। ध्यान दें इस चीज को, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष तक और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। हालांकि समय से पहले भी अपदस्थ किया जा सकता है, स्वयं द्वारा त्याग पत्र भी दिया जा सकता है, अन्यथा वह 65 वर्ष उच्चतम न्यायालय में और 62 वर्ष उच्च न्यायालय में कार्य करेगा। अब ये ध्यान रखें, अगर किसी व्यक्ति की नियुक्ति सपोज करते हैं कि 61 वर्ष 6 माह पर किसी न्यायाधीश को, एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, किसी न्यायाधीश को सेशन कोर्ट से उठाकर हाई कोर्ट में पहुंचाया गया है, तो वो न्यायाधीश जो काम करेगा वो कितना काम करेगा? सिर्फ 6 माह, क्योंकि 62 वर्ष होने में, उसकी आयु 62 वर्ष होने में सिर्फ 6 माह का समय शेष है। और यदि किसी को 32 वर्ष की आयु में ही, सिर्फ एक एग्जांपल समझ रहे हैं, 32 वर्ष की आयु में ही सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में प्रमोट कर दिया गया है, तो वह जो कार्य करेगा वो लगभग 30 वर्ष करेगा। अर्थात कार्यकाल निश्चित नहीं है। आप देख सकते हैं यहां सेवा निवृत्ति की आयु होती है। 114वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। 114वां संविधान संशोधन विधेयक, इस विधेयक में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु को भी 65 वर्ष करना तय किया गया था, लेकिन यह विधेयक सफल नहीं हो पाया, ये प्रस्ताव सफल नहीं हो पाया और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की आयु है सेवानिवृत्ति की, वो वर्तमान में 62 वर्ष है। तो ध्यान रखें इस चीज को। अब बात आती है कि आखिर ये क्यों, जब हमारे अदर जॉब्स के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष रखी गई है, तो फिर इनको 65 वर्ष और 62 वर्ष क्यों? कारण है कि देश के अंतर्गत मुकदमे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, उनका समय पर निपटारा नहीं होता, कोर्ट के अंतर्गत मुकदमे लंबित रहते हैं, तारीख पे तारीख चलती रहती है, डेट दी जाती है, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो पाती, किसी भी मुकदमे का समय पर निर्णय नहीं हो पाता। अगर कोई मुकदमा चल रहा है और एंड टाइम पर अंतिम समय में यदि न्यायाधीश अपने पद को त्याग कर दे, न्यायाधीश का समय पूरा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मुकदमा लंबित हो जाता है, क्योंकि नए न्यायाधीश आएंगे, नई सुनवाई होगी, जिरहबाजी होगी और फिर वो पूरी लंबी प्रक्रिया है। ऐसे में न्यायालय के अंतर्गत आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर उच्चतम न्यायालय में 65 वर्ष कर दिया गया है और उच्च न्यायालय में 62 वर्ष। 114वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत इन्हें भी 65 वर्ष करना प्रस्तावित किया गया था, लेकिन ये विधेयक सफल नहीं हो पाया, ये खारिज हो गया। इसलिए वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु 62 वर्ष रखी गई। आइए करते हैं चर्चा। कार्यकाल के बाद आता है शपथ। उच्चतम न्यायालय की यदि हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाई जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाई जाती है वो राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। क्योंकि अपन चर्चा कर चुके हैं इस बारे में पहले भी कि जो स्थिति केंद्र के अंतर्गत राष्ट्रपति की है वही स्थिति राज्यों के अंतर्गत राज्यपाल की है। तो केंद्र में शपथ दिलाने का कार्य यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाने का कार्य जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, और जो
हाई कोर्ट में न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है वो राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। अगला टॉपिक वेतन। यहां एक बात का विशेष ध्यान रखें, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनको जो वेतन प्राप्त होता है वो राज्य की संचित निधि से प्राप्त होता है। राज्य की संचित निधि। अभी संचित निधि क्या होती है? हर राज्य के अंतर्गत एक कोष बनाया गया है जिसके अंतर्गत पैसा सुरक्षित रखा जाता है आपदा के लिए, संकट के लिए। ऐसी स्थिति में मान लीजिए राज्य में कोई स्थिति खराब हो गई तो उस समय जो पैसा खर्च होगा, उस समस्या का समाधान होगा, वो इस संचित निधि से होता है। जैसे हम भी हमारे घरों के अंतर्गत कुछ पैसा बचा कर रखते हैं। 100 रुपए लेकर आए, 100 में से 70 खर्च कर दिए, 30 सेविंग कर ली। ये सेविंग किस लिए? बुरे समय में काम आए, संकट के दौरान उस पैसे को खर्च किया जा सके। तो ये होती है संचित निधि, जो प्रत्येक राज्य के अंतर्गत एक कोष तय किया जाता है और राज्य की सरकारें उस कोष में पैसा बचाकर रखती हैं। राज्यों के अंदर हो तो संचित निधि कहलाती है और देश के अंतर्गत है तो इस संचित निधि का नाम आकस्मिक निधि रख दिया। आकस्मिक निधि, इमरजेंसी फंड, आप समझ सकते हैं आपातकाल के दौरान, संकट के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला पैसा इमरजेंसी फंड या आकस्मिक निधि कहलाता है। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इन न्यायाधीशों को जो वेतन मिलता है वो संचित निधि से मिलता है, लेकिन इन्हें जो पेंशन मिलती है वो आकस्मिक निधि से मिलती है। ये ध्यान रखना, वेतन मिलेगा संचित निधि से, पेंशन मिलेगी आकस्मिक निधि से। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसी एक राज्य के लिए तो होगा नहीं। मान लीजिए आज वो राजस्थान के हैं, उन्होंने लॉन्ग टाइम तक राजस्थान में काम किया, किसी न्यायाधीश ने लास्ट के 6 माह वे पंजाब चले गए और पंजाब में उन्होंने कार्य किया। तो लास्ट में जब पंजाब में उन्होंने कार्य किया है 6 माह, तो उनकी पेंशन का भार पंजाब क्यों उठाएगा? वहीं राजस्थान ये कह देगा कि हमारे यहाँ से तो ये पदमुक्त हो चुके हैं, इनका तबादला हो चुका है, तो हम इनकी पेंशन क्यों दें? जब तक जहां तक जो कार्य कर रहे हैं तब तक तो करेंगे। पूरी एज उन्होंने कार्य किया राजस्थान में, लास्ट के 6 माह उन्होंने पंजाब में किया। जब तक राजस्थान में काम किया, राजस्थान की संचित निधि से पैसा मिलेगा, वेतन मिलेगा। पंजाब में काम किया तो पंजाब की संचित निधि से पैसा मिलेगा। लेकिन अब रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, तो पेंशन मिलेगी। तो पेंशन कौन सा राज्य देगा? तो ऐसे में यहाँ विवाद की स्थिति हो सकती थी। इसीलिए संविधान के अंतर्गत स्पष्ट कहा गया कि इन्हें जो पेंशन मिलेगी वो आकस्मिक निधि से मिलेगी और जो वेतन मिलेगा वो संचित निधि से मिलेगा। वर्तमान में जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है वो 2.25 लाख रुपए पर मंथ है, अर्थात 2.25 लाख रुपए पर मंथ इनको वेतन की प्राप्ति होती है, जो अपने आप में काफी ज्यादा है। लेकिन इसको ज्यादा ना देखें। अगर राष्ट्रपति की बात करें, वेतन की बात कर रहे हैं अगर हम, तो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो वर्तमान में 5 लाख रुपए, साल का नहीं, पर मंथ 5 लाख रुपए प्रति माह। अब आप समझें इस चीज को, एक राष्ट्रपति 5 साल तक अपने पद पर रहते हैं, 1 माह का 5 लाख, 12 माह का 60 लाख। जब 12 माह का 60 लाख तो 5 साल का 6 पंजे 30, अर्थात 3 करोड़ रुपए। ये 5 साल में राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला वेतन है। यह देश का दुर्भाग्य ही है कि एक राष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जो हालांकि सिर्फ नाम मात्र का ही प्रधान है, उसको 5 साल में 3 करोड़ रुपए मिल जाते हैं।
और एक आम आदमी जिसकी जिंदगी गुजर जाती है कार्य करते करते, लेकिन वो 3 करोड़ रुपए कैसे होते हैं वो देख भी नहीं पाता। तो हमारे देश का ही दुर्भाग्य है कि जहां एक तरफ इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश का आम आदमी भूखमरी का शिकार है, भूखे मरने की नौबत आ रही है। ना खाने को कुछ है, ना पहनने को, ना निवास करने को। ऐसी स्थिति में हमारा देश गरीबी की तरफ अग्रसर होता चला जा रहा है। तो खैर इन चीजों को तो छोड़ें, हम बात करें राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है, हम बात कर रहे हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन की। तो जो इनका वेतन है वो 2.25 लाख रुपए प्रति माह। आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूँ आज का एक छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसी क्रम में उच्च न्यायालय से संबंधित कई और बातें हैं जिनकी चर्चा हम आगामी वीडियो में करते रहेंगे। जब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल ज्योग्राफी विद विकास पारेख। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे हौसले को बढ़ाने में कार्य करता है। ये लगता है कि छात्र हमारे द्वारा दी जा रही बातों का गहनता से अध्ययन कर रहे हैं, तो एक मोटिवेट के रूप में आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करेगा। इसलिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।